हाँ, क्या कह रहा था मैं, उपसमकरण किसे कहते हैं कि जो प्रकृतियां स्वाभाविक रूप से उपसम संयुक्त के बाद में ही उदय आने योग्य थी, उन प्रकृतियों की स्थिति घट करके वो पहले उदय आने योग्य ना हो जाए, ये व्यवस्था भी होती है। इस व्यवस्था को उपसमकरण बोलते हैं, है ना ख्याल में। अंतःकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले, जो ऊपर वाले माने अधिक स्थिति वाले, ऊपर वाले का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक के ऊपर एक कारमान वर्गणाएं रखी हुई हैं, ऐसा नहीं। ऊपर वाले माने बाद में उदय आने योग्य मिथ्यात्व के निषेक हैं, उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। माने उनका किसी भी स्थिति में अब स्थिति का अपकर्षण नहीं होगा और उपसम सम्यक्त्व के काल में वो उदय में नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं उपसमकरण। ठीक है, क्लियर हुआ ना उपसमकरण। और एक बार फिर से बता सर। ये तो हो गया कि जो मतलब उसके वर्तमान मतलब जो भविष्य में आनी थी उनको इस योग्य बना दिया कि वो वर्तमान में किसी भी हालत में उदय में नहीं आए, और जो वर्तमान में जो उदय में आनी थी उनकी स्थिति बढ़ा दी। यही हुई ना दोनों चीजें। हाँ बराबर, यही है। देखो, उपसम सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य प्रकृतियों की स्थिति को बढ़ा दिया, इसको कहते हैं अंतरकरण। और उपसम सम्यक्त्व के काल के बाद में जो पहले से ही जो अधिक स्थिति वाले कर्म पड़े हुए हैं, उससे ऊपर की स्थिति वाले कर्म पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति में कहीं अपकर्षण ना हो, इसकी व्यवस्था भी अनिवृत्तीकरण के काल में ही होती है। यानी उनको शांत कर देना। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो सरकार दो लेवल पे काम करती है। एक लेवल तो यह है कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनको शांत करे, उनको घर जाने के लिए बोले और घर भेजे, घर की भेजने की व्यवस्था करे, इसको तो वो जगह खाली हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, अंतरकरण। लेकिन साथ में गवर्नमेंट पूरे देश में ये कैंपेन चलाती है अन्य किसानों के पास जा जा करके कि भाई हमने तुम्हारे हित में काम किया है। क्यों? क्योंकि कहीं ये भी आके नहीं बैठ जाए वहां पे। तो जो किसान अभी आंदोलन में नहीं उतरा है, धरने में नहीं उतरा है, सरकार उनके प्रति आंख मूंछ के रहेगी तो क्या होगा? इनको तो व्यवस्था करे, समझा के घर भेजे, तब तक वो आकर के और बैठ जाएंगे, तो धरना तो खत्म होगा ही नहीं। तो दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा ना। जो ऑलरेडी धरने पे आ गए हैं उनको घर भेजना, ये अंतरकरण हो गया। और जो अभी नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं, संभावना है, तो उनसे भी संपर्क करे, उनके बीच में भी जाए, कैंपेन चलाए और उनको समझाए, उनको घर पे ही रखे। ये हो गया उपसमकरण। क्लियर हुआ एग्जाम्पल? जी सर जी। ठीक है। अलका जी का यस मैं सबकी तरफ से मान के चल रहा हूँ, मैं पूछूंगा तो बताना पड़ेगा फिर। तो आप फिर से बता दें एक बार, हम भूल गए। आया ख्याल में कि नहीं? फिर से बोलूं मीना जी? एक बार और बताइए, भाभी कह रही ना। हाँ तो एक बार मीना जी आप बताइए, अंतरकरण और उपसमकरण में क्या अंतर है? किसानों के आंदोलन के दृष्टांत से समझाइए, अभी तो वही चल रहा है। सर अभी नहीं बोल पाएंगे, बताइए। अभी एक बार और पूछ रहे ना। नहीं, आप लोगों में से कोई एक बताए तो सही, तो मुझे समझ में आए कि कहाँ तक बात पहुंची है। लता जी बताइए। हाँ, एक तो वो किसानों के लिए घर जाने को बोलेंगे। जी सर, किरंजन हाँ किरण जी बोलेंगे, किसान लता जी बोले, किरण जी आप बोलिए। हाँ, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए जो धरने पर बैठे हुए हैं किसान, गवर्नमेंट करेगी कि आप लोग घर जाओ, उनको घर भेजने की व्यवस्था करेगी जो धरने पे बैठे हैं उनके लिए। और बाकी जो किसान घर में बैठे हुए हैं और वो धरने पे ना आ जाए, उनके लिए वहां जाके उनको बताएगी कि हम आपके हित में ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। तो ये हो गया उपसमकरण और पहला वाला अंतरकरण। ठीक है, क्लियर हुआ? लता जी बताइए अब। कर्मों का
अंतरकरण और उपसमकरण के बीच में क्या डिफरेंस है वो आ गया ना ख्याल में? ठीक है जी सर। जी देखो अब आगे बढ़ते हैं। जबरदस्ती। हाँ जी कल्पना जी कुछ बोल रही हैं? हाँ सर, भी समझ में नहीं आया अभी, एक बार और। अच्छा भी एक धरना चल रहा है किसानों का, ये तो पता है ना आपको? हाँ ये तो आ गया, उदाहरण तो आ गया समझ में। बस यही दृष्टांत है कि जो कर्म ऑलरेडी उपसम सम्यक्त के काल में उदय आने योग्य था, माने उसकी योग्यता स्थिति उतनी थी कि वो जो उपसम सम्यक्त का काल है ना उस समय उदय आने योग्य था पहले अंतःकरण अनिवृत्तिकरण के काल में, तो अनिवृत्तिकरण परिणामों के निमित्त से जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वो जो कर्म बिल्कुल उदय में आने के लिए तैयार था, बिल्कुल धरने पे ही बैठा हुआ था कि बस अब तो हम वहीं पे वहीं पहले से ही विराजमान था, तो परिणामों का निमित्त पा करके उनको घर भेज दिया। घर भेज दिया माने उनकी स्थिति में अपकर्षण कर दिया, बाद में उदय में आना भी मत आओ, ये जगह खाली करो हमारे लिए उपसम सम्यक्त के लिए। अब घर भी दो प्रकार से भेजा जाता है, एक तो समझा बुझा करके घर भेजा जाता है, तो वो तो घर तक पहुंचते हैं और पुलिस फिर लाठी चार्ज करके कुछ को अस्पताल में भी भर्ती करवा देती है। जो ज्यादा उग्र होते हैं ना एक दो, उनकी तो वहीं तोड़ाई करके हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और बाकी मेजोरिटी को घर पहुंचा देते। तो कुछ को तो उदीर्णा करके उदय आने योग्य बना दिया, वहीं उनका हिसाब किताब कर दिया, उदय आके चले गए, कुछ भविष्य में उदय आने योग्य हो गए। तो अंतर मुहूर्त काल में उदय आने योग्य कार्माण वर्णा किसी भी दर्शन मोहिनी की स्थिति नहीं बची, तो इसका मतलब है उस समय उदय आने योग्य कोई कर्म बचा नहीं। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि भविष्य में जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उसमें से किसी की स्थिति कम हो जाए और वो डिस्टरबेंस करने के लिए आ जाए, माने जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं था, घर बैठा हुआ था, इनको हटाया और वो आकर के बैठ गए, तो धरना हटा कैसे? इन कर्मों को तो बढ़ा दिया आगे उपसम सम्यक्त के काल में, लेकिन सत्ता में पड़े हुए भविष्य में उदय आने योग्य प्रकृतियां थी, उनकी स्थिति अल्प हो जाए, वो उदय आने लगे, तो फिर उस उपसम सम्यक्त बनेगा कैसे? तो भविष्य में उदय आने योग्य सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियों को भी उपसमित करता है, माने वो वर्तमान में उदय आने योग्य ना हो जाए ये व्यवस्था भी करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं उपसमकरण। अब आप इस पे विचार करना, दृष्टांत बहुत स्पष्ट क्लियर दिया है, आप 2-3 बार दोहराना, बोलना, विचार करना, क्लियर हो जाएगा, इसमें इतना कोई पेच है नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए, कुछ कहा? सर जो वर्तमान की जो स्थिति बढ़ा दी ना, जिनकी जो प्रेजेंट में आ रहे थे, मतलब जिनको घर भेज दिया, उस क्रिया को अंतरकरण बोला जाएगा। हाँ। और जो भविष्य में जो आने योग्य जो थे उनकी स्थिति भी उनकी स्थिति में अपकर्षण ना हो जाए कहीं, हाँ आकर्षण ना हो जाए, इसलिए मतलब हटेगी तो नहीं, इसलिए उनको उपसम, उस प्रक्रिया को उपसम कहा जाएगा। हाँ उपसमकरण। सर इसी को सदवस्था रूप उपसम भी कह सकते हैं ना? हाँ वही सदवस्था रूप उपसम वाली बात है। वो ऊपर चले गए, कुछ ने से ऊपर चले गए और कुछ नीचे आके मिथ्यात्म टर्न होके निकल गए, मानो उनका उदय ही नहीं रहा। ये एग्जाम्पल आप वहां भी फिट कर सकते हैं, ये वाला उदय भावी क्षय और सदवस्था रूप उपसम में भी आप ये कर सकते हैं फिट। ठीक है जी, बात वही है। आगे बढ़े। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, यानी अंत समय के पहले जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? ठीक है, जब अनिवृत्तिकरण काल पूरा हो जाएगा और जो उदय में आने योग्य कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो उपसम सम्यक्त के काल में किसका उदय आएगा? बोले किसी का उदय नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहनी और मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपसम करके उपसम सम्यक दृष्टि होता है।
तथा कोई जीव सम्यक तो पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। यानी जब जब जीव मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा, तब तक वो 5 लब्धियां उसको होंगी होंगी और होंगी। कोई कहे कि कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट हो गया, सम्यक तो पहले हुआ था, तो फिर उसको क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि तो चलो मान लेते हैं, लेकिन देशना लब्धि तो पुरानी काम आनी चाहिए ना। तो पुरानी देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि का मतलब होता है ये 5 लब्धियां एक अंतर मुहूर्त में ही होती हैं। इसलिए मिथ्या पहले गुण स्थान से जीव जब भी सम्यक की ओर जाएगा तो 5 लब्धियां नियम से होंगी होंगी और होंगी। ठीक है, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया में 5 लब्धियां अनिवार्य है, वहां एक में भी एक्सेप्शन नहीं है। यहां प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो? इतनी मेहनत से तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एड़ी चेटी का जोर लगा दिया और उसका भी अभाव हो जाता है? यहाँ हो जाता है। कोई जीव सम्यक से च्युत हो जाए तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार में रह सकता है उत्कृष्ट पने की अपेक्षा, और उसमें वो इतर निगोद में भी चला जाए जीव, ऐसा भी संभव है। माने ये क्योंकि त्रसपर्याय तो सादिक 2000 सागर की है, तो सादिक 2000 सागर की जो त्रसपर्याय है वो तो, और एक अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने सागर होते हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी। ठीक है, अब देखो समाधान में पढ़ते हैं। जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। देखो ऐसी स्थिति बनती है जीवों की, जैसे लक्ष्मण का जीव है, रावण का जीव है, कृष्ण का जीव है, कंस का जीव है, ये सब पूर्व में समकिति थे, उपसम समकिति। लेकिन किसी देव का वैभव देख लिया, किसी चक्रवर्ती का वैभव देख लिया और दृष्टि हट गई, अपने स्वभाव से खिसक गई, उसी को लक्ष्य बना लिया कि हम तो अब ऐसे ही बने, ऐसा निदान बंद कर लिया। माने लोभ कसाय की तीव्रता के कारण वो सम्यक के शिखर से गिरे, सासादन गुण स्थान, और सासादन गुण स्थान के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान उनका हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटीज बदल जाएं। ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब तक जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब तक ये स्थिति बनती है। शिक्षा का निर्धार हुआ, प्रतीति भी हुई, फिर छूट गया एकदम से, ऐसा बन सकता है। ठीक है, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया, अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी आ रही है। ठीक है, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की थी, पश्चात ना तो अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं में भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। पंडित साहब ने कई कंडीशंस रखी, निमित्त, अनेक प्रकार से निमित्त का ज्ञान कराया। तो कोई ऐसा कहे तो इसका मतलब नारायण प्रति नारायण ही मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या, वैभव आदि देख करके? बोले ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को उस जैसी प्रतीति रही बहुत काल तक, फिर उधर ध्यान ही नहीं गया तो विस्मरण हो गया, अथवा कोई विजिबल निमित्त ख्याल में नहीं आता तो कहते हैं कि उसको मिथ्यात्व कर्म का उदय आया,
वो मिथ्यात्व कर्म से निमित्त नैमित्तिकपना होने से अंतरंग निमित्त को भी मुख्य कर दिया। लेकिन जैसे सम्यक्त्व 5 समवाय पूर्वक होता है, वैसे ही मिथ्यात्व भी 5 समवाय पूर्वक ही होता है। यदि हम जिस समवाय को मुख्य करेंगे, कोई कह दे कि भाई स्वभाव से दृष्टि हट गई, पुरुषार्थ मंद हो गया, तो ये पुरुषार्थ समवाय को मुख्य कर दिया। कोई कहे होनहार ही ऐसी थी, तो होनहार मुख्य हो गई है। नारायण प्रति नारायण के पूर्व भवों की कथा लो तो निमित्त की प्रधानता से कथन है। तो अनेक कथन किए जा सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि सम्यक होने के बाद सम्यक तो छूट भी सकता है अगर जीव अपने परिणामों को न संभाले। पंडित साहब ने इसका निष्कर्ष बहुत अच्छा दिया है, वहां अपन चलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिनदेव का तत्वादि उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हो गया। उस समय तो आया, ऐसा होता है ना अपने साथ, कई बार कोई बात समझ में आ जाती, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही समझ में आ गई, और फिर आधे घंटे बाद अपन बहुत दिमाग लगाते हैं कि ये बात आधे घंटे पहले तो बिल्कुल क्लियर थी दिमाग में एकदम है, लेकिन अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति बनती है। उसी स्थिति की ओर पंडित जी साहब यहाँ इशारा कर रहे हैं। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए पंडित साहब ने श्रुत ज्ञान के द्वारा इन परिणामों की अभिव्यक्ति को नहीं कह करके केवल ज्ञान में इन परिणामों की तारतम्यता है वो भाषित होती है। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है, और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। ये ऐसा नहीं समझना कि आप 5 समवाय का निषेध है, लेकिन पंडित साहब ये कहना चाहते कि नियामक यदि आप कारण देखो तो निमित्त कारण अपेक्षा ही पक्का कथन किया जा सकता है। स्वयंभू रमण वाले जीव को कैसे सम्यक्त हो गया, अगर उसका विश्लेषण अपन यहाँ से करें भरत क्षेत्र के जीवों के साथ में, तो कंपैरिजन किसी भी लेवल पे बैठेगा नहीं। इसलिए लेकिन मिथ्यात्व कर्म का उदय और मिथ्यात्व कर्म का उपशम या क्षय, इनके साथ सम्यक दर्शन का और मिथ्या दर्शन का एकदम अन्वय व्यतिरेक है, इसलिए पंडित साहब ने उसको मुख्य कर दिया। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में कहा गया है। कोई छठे गुण स्थानवर्ती हैं, 7वें गुण स्थानवर्ती हुए, छठे गुण स्थानवर्ती हुए, 5वें गुण स्थानवर्ती भी हो गए, चौथे में भी आ गए, पहले में भी आ गए, वापस फिर 7वें में चले गए। तो ऐसा गुण स्थानों का पलटना होता रहता है। वो जीव उस आनंद का तो अनुभव करता है, उस निराकुलता का तो अनुभव करता है, लेकिन निराकुल परिणामों से आकुल परिणामों में कब चले गए, कैसे चले गए, इसका भान नहीं रहता है। भान नहीं रहता है माने सूक्ष्मता से विचार करने में तो ख्याल में आता है। ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं, कि जैसे आज हम अपने घर पे बड़े खुश थे, मन बहुत प्रसन्न था, हर्षित था, किस कारण से था, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही बोलते हैं ना, आज तो अच्छा लग रहा है। बस दूसरे दिन बड़ा एकदम डल हो गए, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन बस अजीब सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जैसे कोई प्रकट रूप से पर निमित्त ख्याल में नहीं आता है, तो वहां तो अंतरंग कर्मों के उदय के कारण ही जीव के ऐसे परिणाम बन रहे हैं, तो अन्वय व्यतिरेक कर्म के साथ ही घटित किया जाता है। लेकिन हो सकता है अन्य कारण भी हो सकते हैं, आपके शारीरिक हार्मोन्स में कुछ उथल पुथल हो जाए, कोई अंतरंग शरीर का भी निमित्त नैमित्तिकपना है, ठीक है, या हम किसी बारे में कल विचार कर रहे थे, बहुत हमारी प्रिय चीज थी, सामने नहीं थी लेकिन मन में विचार आ गया बस ऐसे ही, तो उसके कारण प्रसन्नता थी। दूसरे दिन किसी प्रतिकूल चीज के बारे में विचार प्रारंभ हो गया, तो उसके कारण डल फील करने लगे। तो अंतरंग कर्म का निमित्त ही अंतरंग कारण उसका तो नियम है, बाकी बाह्य
कारण कहीं दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जो सूक्ष्म परिणमन है वो तो केवल ज्ञान में ही भाषित होता है, ऐसा पंडित साहब यहाँ निष्कर्ष के रूप में हमको बताते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। ठीक है। सादी एक प्रश्न था इसके संबंध में, किसी ने बोला भी था उस समय, तो पंडित साहब ने यहाँ उसका समाधान किया है कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जाएगा तो उपशम सम्यक्त्व करेगा, और उपशम सम्यक्त्व से क्षयोपशम सम्यक्त्व में जाएगा। ठीक है। तो सत्ता में यदि 3 प्रकृतियां पड़ी हुई हैं, दर्शन मोह की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तो वहां जैसे एक प्रकृति का अंतरकरण किया था और उपशमकरण किया था, यहाँ पर तीनों का ही अंतरकरण और उपशमकरण होगा। लेकिन ये 5 लब्धियों पूर्वक ही कार्य होगा। विशेष इतना, हाँ ये हो गया ना। अथवा किसी के सम्यक मोहनी का उदय आता है। अब तीसरा गुण स्थान किसी जीव को, जो दूसरे में गया वो तो नियम से नीचे ही जाएगा, साधन वाला ही तो आपने पढ़ा होगा गुण स्थान विवेचन आदि में। और तीसरे गुण स्थान जिसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, वहां पे दोनों ही स्थितियां होती, नीचे भी जाता है ऊपर भी आता है। तो ऊपर आने वाला जो जीव है, तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आने वाला जीव है, उसकी क्या स्थिति होती है वो यहाँ कहते हैं। किसी के सम्यक मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, माने सम्यक और मिथ्यात्व का, वह क्षयोपशम सम्यक्ति होता है। एक सेकंड, क्या है, तथा किसी के सम्यक मोहनी का उदय आता है, सॉरी मैं यहाँ मिश्र ले रहा हूं, मिश्र वाली बात नहीं है, माने प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद में जिन जीवों को क्षयोपशम सम्यक्त होता है उनकी बात है। अथवा किसी के सम्यक मोहनी का उदय आता है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं, सम्यक मोहनी माने सम्यक प्रकृति। सम्यक मोहनी तो 3 अपन नाम रख दें, मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक मोहनी। तो जो तीसरे नंबर की देशघाती प्रकृति है सम्यक मोहनी, उसका उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, यानी मिथ्यात्व मोहनी का और सम्यक मिथ्यात्व मोहनी का, वह क्षयोपशम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तीकरण नहीं होता। ठीक है। माने उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्व में जो जीव गया उसके अंतरकरण आदि नहीं होते, इसलिए अनिवृत्तीकरण आदि भी नहीं होते हैं। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, तीसरे गुण स्थान की बात यहाँ पे आई, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। यहाँ 2 प्रकृतियां कौन सी हो गई, मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक प्रकृति मोहनी। वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है, यानी सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो किस प्रकार से उपशम सम्यक्त्व में जाएगा, तो क्या स्थिति होगी। ठीक है। छायक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। एक नियम और करणानुयोग का यहाँ पे बताया कि छायक सम्यक्त्व किसी जीव को प्राप्त होता है तो नियम से छायक सम्यक्त्व के पूर्व वो क्षयोपशम सम्यक्ति होता ही होता है। उसकी भी स्थिति कैसी बनती है, सत्ता में मिथ्यात्व मोहनी पड़ा हुआ है, वो अपकर्षित होकर के सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व अपकर्षित होकर के सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, और सम्यक प्रकृति उदय में आती रहती है, और मिथ्यात्व मोहनी का नवीन बंद होता नहीं है उस जीव को। तो जैसे किसी की तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है, नई आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन खर्चा बराबर चालू है, खर्चा करता रहेगा तो तिजोरी खाली हो जाती है। ऐसे ही क्षयोपशम सम्यक्ति जीव को दर्शन मोहनी का उदय तो नित्य है, लेकिन दर्शन मोहनी में कौन सा सम्यक प्रकृति का उदय तो प्रति समय चल रहा है, लेकिन नवीन बंध नहीं है, तो धीरे धीरे सत्ता से दर्शन मोहनी का अभाव हो जाता है और वो जीव क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ठीक है। इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। हाँ बोलिए।
सर वेदक सम्यक दृष्टि और क्षयोपम सम्यक एक ही कहलाए ना? एक ही, उसी को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं, क्षयोपम सम्यक्त भी कहते हैं। ठीक है। सर सर सादी मिथ्या दृष्टि जी, वो अनादि मिथ्या दृष्टि माने एक बार सम्यक छूट के दोबारा सम्यक्त करेगा, उसी को सादी मिथ्या दृष्टि देखो, सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने कभी भी सम्यक्त प्राप्त किया था और छूट गया, वो अब जीव सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। नहीं तो वो दोबारा से सम्यक्त करेगा ना? हाँ, दोबारा सम्यक्त करेगा, तब वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। हाँ, मतलब सम्यक्त की प्रतिक्रिया करेगा दोबारा से सम्यक्त प्राप्त करने की। देखो ऐसा है, अनादि शब्द का मतलब होता है जिसके मिथ्यात्व का कोई बिगिनिंग पॉइंट ना हो, उसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। अब किसी जीव ने सम्यक्त ले लिया, उसके बाद मिथ्या दृष्टि हुआ, तो सम्यक्त के बाद का पहला समय मिथ्यात्व का उसका वो प्रारंभ हो गया, माने उसमें एक पॉइंट लग गया कि यहां से इसका मिथ्यात्व प्रारंभ हुआ था, अंतर पड़ गया ना, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। फिर अनादि मिथ्या दृष्टि जिसको कभी नहीं हुआ, सादी मिथ्या दृष्टि जिसको एक बार सम्यक्त हुआ, चाहे अर्धपुद्गल परावर्तन काल पहले ही क्यों नहीं हुआ हो, तो भी वो सादी मिथ्या दृष्टि ही गिना जाता है। तो सर सादी मिथ्या दृष्टि, अब इसकी तो सत्ता है तीसरे गुण स्थान में प्रवेश करवेगी, तो वो अपनी विशुद्धि बढ़ा के तीसरे गुण स्थान में जा सकता है ना? क्या कि इसकी दर्शन मोहिनी के तो टुकड़े हो गए हैं ना, मिथ्या सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। आप गुण स्थानों का गमनागमन का प्रकरण देखिए। तीसरे गुण स्थान, पहले गुण स्थान से गमनागमन कहाँ कहा गया? पहले से तीसरे में नहीं जा सकता, दूसरे में नहीं जा सकता, यानी भले नहीं, ये सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बोल रहा है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव का गुण स्थान कौन सा है? सादी मिथ्या दृष्टि जीव जैसे मान लो पुरुषार्थ बढ़ा है ना, अपनी विशुद्धि बढ़ा ले, तो वो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है क्या? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं जा सकता है। हाँ, जा सकता है, बराबर है, जा सकता हाँ, है, इसलिए जा सकता है, बराबर है। उसकी देखो, उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको सत्ता में दर्शन मोहनी मात्र रह गया है, तो वो नहीं जा सकता है। लेकिन जिसके सत्ता में उसकी क्या है, हाँ, जिसकी सत्ता में उसकी दर्शन सम्यक मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक प्रकृति आदि पड़े हुए हैं, तो ऐसा जीव जिसको सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र प्रकृति सत्ता में है, वो जा सकता है। सभी के लिए नियम नहीं है जाने का। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। पर सादी मिथ्या दृष्टि की सत्ता हो गई है ना, उसके दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो गए हैं, हाँ, तो वो अब डायरेक्ट जा सकता है कि। आपने एक सेंटेंस पढ़ा ना, ये पिछला जो आया था यहाँ पे, उसमें कहा था कि जिस जीव को सत्ता में एक मिथ्यात्व का ही सत्ता हो, जिसको वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे ही आगे बढ़ता है, क्योंकि सत्ता में एक मिथ्यात्व कर्म ही है। जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी दो प्रकार के हो गए। एक वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है जिनको सत्ता में मिथ्यात्व दर्शन मोहनी नामक एक ही दर्शन मोहनी है, और दूसरे सादी मिथ्या दृष्टि जीव वो हैं जिनकी सत्ता में तीनों हैं, दो या तीन हैं, दो कह लो, तीन कह लो, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थान में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर मोह, ये बात अपनी पूरी हो गई। ठीक है, समय हो गया है अपना। अब तो कंक्लूजन का टाइम है इस पूरे अध्याय का, वो अपन कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ अभी हमने किया, इसको कल थोड़ा हम डिस्कशन में रखेंगे, चर्चा में रखेंगे, क्योंकि काफी जल्दी जल्दी पढ़ लिया है। इसको अपन और थोड़ा प्रश्न उत्तर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और इसका खुलासा देखेंगे। ठीक है, समय हो गया, अभी विराम लेते हैं, दिनवाणी स्तुति करेंगे।
हाँ जी, सर जी आज का विषय भी इसमें असाइनमेंट में लेना क्या? ये आपको समरी लिखनी है, खाली पूरा ही लिख देना, समरी लिखनी है इसका। आपको बहुत करना नहीं, ओके, बहुत हाई फाई स्टेटमेंट नहीं बनाने, एक समरी लिखनी, समराइज करना है, एक सार लिखना है आज का 5 ना लफ्जों ये का। आज हाँ, ये उसमें ही वैसे तो नहीं सर, इसकी आज की जरूरत ही नहीं है, 3 करण लेके और उसका वो लास्ट वाला। हाँ, बस वहीं तक हो गए, वहीं तक है। ये विषय तो आगे का है, इसको आप मत लीजिए उसमें। अब किसी को ये जिज्ञासा है कि हाँ, 5, तो आगे समझने का हो जाएगा। हाँ आगे वाला है 3 करण, वो अनिवृत्तिकरण का जहाँ पूरा हो गया ना, अंतरकरण उपसमकरण वाला पैराग्राफ, वहां पे बात पूरी हो गई है वो। अब वो प्रश्न बाद में उठाना कि क्या सम्यक तो छूट भी सकता है, अब उसकी चर्चा चल रही है। तो वो जीव भी सम्यक तो सन्मुखी है ना, जिसको सम्यक होकर के छूट गया है, उस जीव को भी पंडित जी साहब सम्यक तो सन्मुख में ही लेते हैं। क्योंकि भले ही वो जीव अंतर मुहूर्त बाद सम्यक तो करे, या अर्ध कम कुछ अंतर मुहूर्त कम अर्धभुतगल परावर्तन काल बाद करे, तो भी वो सम्यक तो सन्मुख की श्रेणी में ही पंडित जी साहब ने यहाँ रखा है, इसलिए उसकी चर्चा की है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उपकार है उसके जिन लिए जिन वाणी माँ को बांधना सतवार है, वंदना सतवार है। कुछ कह रहे थे कोई?